Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Unit and Measurement. Today we will learn about how mass of different body is measured. There are two methods to measure mass. First of all, direct method. It is measured by common balance, spring balance, inertial mass, ग्रेविटेशनल मास। तो ये मेथड होती है डायरेक्ट मेथड। आप कॉमन बैलेंस देखते होंगे जिनको तराजू भी बोलते हैं, यदि उसमें देखेंगे तो उससे भी हम किसी भी बॉडी का मास मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी बॉडी का मास मेजर करते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े बॉडी के लिए और बहुत छोटे छोटे बॉडी के लिए ये मेथड अप्लाई नहीं होती है। यहाँ कॉमन बैलेंस तो आसानी से आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आजकल आप देख सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस है जो आपको लैब में देखने को मिलेगी। इनर्शियल मास क्या होता है? मास मेजर्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन। हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस एक्सेलरेशन को मेज़र करके हम उसका मास निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल मास। फिर हम ग्रेविटेशनल मास की बात करते हैं। तो ये जो मास होता है, तो ये जो बॉडी पर अर्थ की ग्रेविटी लगती है उसके थ्रू हम मेज़र करते हैं, तो इसे ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे हम किसी भी बॉडी का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड होती है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो जो इनडायरेक्ट मेथड होती है वो बहुत लार्ज मास के लिए यूज़फुल होती है और स्मॉल मासेस के लिए यूज़फुल होती है। अब लार्ज मास कैसे है? जैसे हमारे पास हेवनली बॉडीज़ हैं, प्लेनेट हैं, सैटेलाइट हैं, स्टार्स हैं, सन है, मून है, अर्थ है। अब इनका हमको मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हम कोई कॉमन बैलेंस का यूज़ तो कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल मेथड होती है। ग्रेविटेशनल मेथड में हम दो बॉडी के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी भी बॉडी का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे कि कैसे हम बॉडी का मास निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल मेथड से। तो बहुत लार्ज मास वाली बॉडी का मास हम ग्रेविटेशनल मेथड से लगाते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड होती हैं। इसके बाद हमको बहुत माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हो तो उसका हमको मास निकालना हो तो हम उसका मास निकालते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ से। इसमें क्या होता है? इन विच रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को यहाँ मूव कराते हैं, तो वो जिस ट्रेजेक्टरी से जाता है, से सर्कुलर पार्ट में जाता है, तो जितना उसका ट्रेजेक्टरी होगा, रेडियस होगा, उसके हिसाब से उसके मास को कैलकुलेट करते हैं। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उसका मास उतना ज़्यादा होता है। अब समझते हैं रेंज ऑफ मासेस क्या होती हैं। रेंज ऑफ मास का मतलब है कि मिनिमम मास कितना होता है, छोटी यूनिट क्या होती है और बड़ी यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर होता है 1U, इसको पढ़ते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू जो होती है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू है, तो ये कार्बन 12 के मास का 1/12 पार्ट ही क्या कहलाता है? 1 यूनिट कहलाता है। और इसकी वैल्यू जो किलोग्राम में होती है SI यूनिट में 1.66 × 10⁻27। ये इस 0.66 भी लिख सकते हैं, 67 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये मिनिमम मास को बताता है। छोटे छोटे पार्टिकल का जो मास है हम यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मास ऑफ सन। तो जो सन का मास होता है अबाउट 1.98 × 10⁻30 kg होता है। फिर होता है CSL, चंद्रशेखर लिमिट, ये मास ऑफ सन इंटू 1.4। तो ये जो मास ऑफ सन है उसका 1.4 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है 2.2772 × 10⁻30 kg होती है। ये मास की बड़ी यूनिट होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है क्विंटल। तो 1 क्विंटल की वैल्यू होती है 100 kg और 1 टन की वैल्यू होती है 1000 kg। थैंक यू।